नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। सौरभ, बबलू, जुगेंद्र, पुष्पेंद्र, शिवम, शनि, विकास, प्रियंका, शेखर, रिया, मनोज, ऋषिराज, अभिषेक, पूनम, रविंद्र, विपिन, उदित, आमिर, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रीय कहल प्यारे प्यारे बच्चों। और उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूं, क्योंकि आप जानते हैं सबका नाम ले पाना पॉसिबल नहीं है। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? देखो, उम्मीद तो मुझे हमेशा यही होती है कि आप अच्छे होंगे, चंगे होंगे, मस्त होंगे और आपका रिवीजन भी बेहतरीन चल रहा होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और ये जो आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, यानी जो मिडाइवल हिस्ट्री है बेटा, इसका समय जो माना जाता है वो 712 एडी से लेकर और 1707 एडी तक पूरा माना जाता है। लेकिन इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं। इस समय को कैसे करते हैं? तो बेटा, एक समय जो माना जाता है वो 712 एडी से और बेटा जी 1526 एडी तक माना जाता है, जिसमें आपका क्या क्या आता है मैम? एक तो हम पढ़ेंगे कि भारत पर होगा अरब आक्रमण, भारत पर अरब आक्रमण, ठीक है, अरब अटैक होगा। क्यों होगा, क्या कारण होंगे, सब मैं आपको बताऊंगी। दूसरा फिर होगा भारत पर तुर्क आक्रमण, तो ये क्यों किया जाएगा, रीजंस मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद में बेटा जी यहीं पर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत। और यहीं हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर एम्पायर। 1336 में स्थापना होगी इसकी, विजयनगर एम्पायर। और एक पार्ट जो होता है बेटा, ये 1526 से और 1707 एडी, क्या होता है 1707 एडी में? औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब जो कि एक मुगल वंश का शासक है, इसकी मृत्यु के साथ ही मध्यकालीन भारत का अंत होता है और बेटा जी आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। और मैं आपको बता दूं कि 1526 से 1707 तक हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुगल वंश या मुगल साम्राज्य। तो इस तरीके से हम मिडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर से आते हैं। लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन अरब आक्रमण से भी प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिले हैं। अच्छा, मैंने दिल्ली ओके दिल्ली सल्तनत ता लिखना रह गया है, यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे सारी चीजें, जहां इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो ये आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसको हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। और मध्यकालीन इतिहास में अगर हम बात करते हैं टॉपिक की, तो भैया हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे मैम? भारत पर अरब आक्रमण। ये अरब लोग कौन हुआ करते थे? तो ये मुस्लिम हुआ करते थे। और फिर मैं आपको बता दूं कि क्लास में दिमाग के दरवाजे खोलकर बैठिएगा। यहां पर किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को क्रिटिसाइज करना या उसकी आलोचना करना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। यहां पर मैं प्यारे बच्चों आपको ये बता दूं कि अगर मैं आपसे यहां बात करूंगी तो इतिहास की बात करूंगी। मैं केवल आपको वो चीजें बताऊंगी जो किताब में लिखी हुई हैं, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरी बातों को समझें, ठीक है। अपने दिमाग में ये न लेके आए कि हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है या हमारे धर्म को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जी नहीं।
और वैसे भी मैं जिनकी बात करूंगी वो आपके भारत के बाहर से आने वाले आक्रमणकारी होंगे, और भारत के बाहर से आने वाले आक्रमणकारी चाहे किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के, वो हमारे देश के दुश्मन ही होते हैं, आज भी हैं और कल भी होंगे। हाँ बेटा, मुगल वंश में ही आपका, मुगल एम्पायर में ही आपका सूर्यवंश हम पढ़ेंगे, सूर्यवंश हम पढ़ेंगे, बिल्कुल सही आपने बोला है। हुमायूं के बाद सूर्यवंश बीच में आएगा, मुगल वंश में ही। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो प्लीज आप अपने धर्म जाति से चीजों को ना जोड़ें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेंसिटिव हो जाते हैं चीजों को समझना कि आखिर टीचर क्या कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे मैं अगर आपसे बात करती हूं तो एक प्यारी सी हेडिंग आप देंगे, भारत पर अरब आक्रमण। भारत पर अरब आक्रमण। तो बेसिक चीजें हम समझते जाएंगे और कारण मैं आपको बताती चली जाऊंगी कि आखिर अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, इनका क्या उद्देश्य था। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो अरब लोग थे ये अरब कंट्री से आए थे, और ये अरब लोग कौन थे बेटा जी? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, मुस्लिम समुदाय के लोग थे। अरब कौन थे बेटा जी? मुस्लिम हुआ करते थे। अब हम यहां पे बात करेंगे कि ये जो अरब लोग हैं ये भारत में सबसे पहले कहां पर आए थे और किस रूप में आए थे? क्या आक्रमणकारियों के रूप में इन्होंने भारत में जो है एंट्री की थी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं आपसे बेटा यहां पर बात करती हूं तो आप ध्यान से सुनेंगे कि अरब सबसे पहले केरल में आए थे। केरल कहां पर पड़ता है मैम? दक्षिण भारत में, यानी दक्षिण भारत में इनकी सबसे पहले एंट्री हुई थी। सबसे पहले केरल में कहां पर? मालाबार कोस्ट या मालाबार तट। केरल में आए कहां पर? मालाबार तट पर। किस रूप में आए थे? तो बेटा जी व्यापारियों के रूप में, व्यापारियों के रूप में, एज अ ट्रेडर्स। व्यापार करने ये भारत में आए थे। कहां पर? सबसे पहले दक्षिण भारत में। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म सबसे पहले भारत में कहां पर आया? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में ये अटैक करने नहीं आए थे, दक्षिण भारत में ये एज अ ट्रेडर्स आए थे, व्यापारियों के रूप में आए थे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि अगर आपसे पूछा जाए अरब लोग सबसे पहले कहां आए थे तो मैम केरल, यानी दक्षिण भारत में मालाबार तट पर। और क्या करने आए थे? व्यापार। क्योंकि उस समय पर आपको बता दूं कि केरल में जो है आपके बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो व्यापार के लिए काम आती थी, जैसे मसाले वगैरह हो गए, इस तरह की चीजें। तो उनका व्यापार करने के लिए हम कह सकते हैं कि इनका उद्देश्य केवल क्या था? व्यापार करना। अभी यहां पर अटैक करना इनका उद्देश्य नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिए। तो व्यापारियों के रूप में ये भारत में आए थे, यानी हम कह सकते हैं भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन, भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन कहां पर हुआ था? तो आप कहोगे मैम केरल में। कहां पर हुआ था बेटा जी? मैम हम कहेंगे केरल में, क्योंकि इस्लाम धर्म सबसे पहले केरल में ही आएगा, क्योंकि अरब यहां पर ही आए थे बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की पहली मस्जिद कहां पर बनी थी? तो कहां बनी होगी मैम? जाहिर सी बात है साउथ में ही बनी होगी। जब साउथ में सबसे पहले इस्लाम धर्म आया तो भारत की पहली मस्जिद थी चेरामन जुमा मस्जिद, चेरामन जुमा मस्जिद। और ये कहां पर बनी हुई है? तो बेटा जी ये बनी हुई है केरल में। कहां पर बनी है बच्चे? केरल में। तो ये आपका बेसिक सा इंफॉर्मेशन इस्लाम धर्म को लेकर कि इस्लाम धर्म ने भारत में सबसे पहले कहां पर प्रवेश किया? दक्षिण भारत में, केरल में। और मैम इसीलिए वहां पर हमारे देश की पहली मस्जिद भी बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर लिखिएगा
अरब भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो आक्रमण कहां किया था? केरल में? जी नहीं, सिंध पर आक्रमणकारी थे। अब आक्रमण कहां किया था मैम? आक्रमण किया था सिंध पर। आक्रमण किया सिंध पर। सिंध कहां पड़ता है जल्दी बताओ? तो आप कहोगे कि मैम सिंध तो उत्तर भारत में पड़ता था उस समय, नॉर्थ इंडिया में पड़ता था, यानी कि अटैक कहां किया था? नॉर्थ इंडिया में। लेकिन व्यापार करने कहां पर आए थे? साउथ इंडिया में। ठीक है, नहीं रुद्र, फिर आपको दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम यहां पर अगर आक्रमण किया था तो कहां किया था? सिंध पर किया था। और जिस समय सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था उस समय सिंध की राजधानी क्या थी? लिखिएगा, जिस समय आक्रमण किया उस समय सिंध की राजधानी और सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा। ये दोनों ही बातें हमें समझनी होंगी। राजधानी हुआ करती थी बेटा जी अलौर। अलौर, जिसे आप इन प्रेजेंट कहते हैं वर्तमान में रोहेरा। वर्तमान में क्या कहते हैं? रोहेरा। और यहां का राजा हुआ करता था बेटा जी दाहिर। राजा क्या? राजा कौन था बेटा जी? दाहिर। ठीक है, आगे चल सकते हैं। राजा था बेटा जी दाहिर। तो क्या मैम अगर हम यहां आगे बात करें तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था? क्या इस बात का कोई सोर्स है? क्या इस बात का कोई स्रोत है जो ये हमें बताता है कि सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था? जी हां प्यारे बच्चे, एक सोर्स हमें यहां पर मिलता है, उसका नाम है चचनामा। लिखिएगा, सिंध पर अरब आक्रमण का स्रोत। अरब आक्रमण का स्रोत, स्रोत को कहते हैं बेटा जी सोर्स। क्या हुआ करता था स्रोत? तो आप कहेंगे चचनामा। चचनामा। और चचनामा क्या है? तो मैम ये एक बुक है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? किसने इसको लिखा है? किसने ये बताया चचनामा में कि जो आपका दाहिर है? तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि भाई उसने वो वहां का राजा है, तो किसने ये बताया कि यहां पर अटैक हुआ था? तो चचनामा में मैम जो लेखक है उनका नाम है अली। देखो कहीं कहीं पे लिखा है कि जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं, मतलब जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लिखा है कि अली अहमद ने इसको लिखा है। अली अहमद ने इसको लिखा है। और ये बुक जो है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। अरबी भाषा, जिसे हम कहते हैं अरेबियन लैंग्वेज। तो अरबी भाषा में प्यारे बच्चे आप कहेंगे कि इस बुक को लिखा कहीं कहीं अली अहमद है, वरना तो ये कहा जाता है कि इसका जो नाम है, मतलब इस बुक के राइटर का, वो अज्ञात है, पता ही नहीं है किसने लिखा है। और यहां पे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बारे में जानकारी हमें यही बुक देती है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में मतलब कहां पर? सिंध पर। अब आप मैम हमें यह बताओ कि सबसे पहले जो सिंध का आक्रमण किया गया था, सिंध पर जो आक्रमण किया था अरब लोगों ने, वो किसने किया था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर किसने सबसे पहले अरब पर आक्रमण किया था, सॉरी सिंध पर आक्रमण किया था अरबों में। तो पहले आप इतना लिखिए, तब मैं आगे बढ़ती हूं।
डन, आगे चलिए। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कुछ बच्चे बहुत डिटेल में घुसने लगते हैं, मैं कई बार कह चुकी हूं, बाकी बैच से इसका कंपैरिजन मत करो। अब यहां पे हम लिखेंगे प्रथम अरब आक्रमण। प्रथम अरब आक्रमण सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हुआ था 711 एडी में। और किसने किया था? उबैदुल्ला एवं बर्दुल। उबैदुल्ला एवं बर्दुल ने यह आक्रमण किया था। पहला आक्रमण हुआ था ये, प्रथम आक्रमण। कहां पर? तो ये तो आपको पता ही है कि सिंध पर। सिंध पर प्रथम आक्रमण किया था किसने? उबैदुल्ला एवं बर्दुल ने। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को आक्रमण करने इराक के गवर्नर ने, कौन था इराक का गवर्नर? अल हज्जाज। कौन हुआ करता था प्यारे बच्चे? लिखिएगा, इराक का गवर्नर इस समय हुआ करता था अल हज्जाज। अल हज्जाज ने भेजा था। अल हज्जाज ने भेजा। किसके कहने पर भेजा था अल हज्जाज ने? तो बेटा अल हज्जाज जो काम करता था वो करता था खलीफा के कहने पर। खलीफा के कहने पर। खलीफा के कहने पर। खलीफा कौन होता था? अब यहां ध्यान से सुनो। खलीफा प्यारे बच्चे मुस्लिम जगत में एक सम्मानजनक पद हुआ करता था। और इस खलीफा के आदेशों को जितने भी मुस्लिम थे वो सब ऐसा मानते थे कि डायरेक्ट उन्हें अल्लाह ने आदेश दिया है। इतना ज्यादा यहां पर पावरफुल पोस्ट था खलीफा का। खलीफा ने चाहे गलत कह दिया, खलीफा ने चाहे सही कह दिया, प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहां पर खलीफा के कहने पर ही अटैक किए गए थे। खलीफा का कहना था कि भारत में जाओ और वहां पे जो संपत्ति है उसको लूट कर लाओ। खलीफा ने यह भी कहा कि वहां पर जो आपके लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन करो। खलीफा ने यह भी कहा कि आक्रमण के दौरान जो सुंदर लड़कियां तुम्हें मिलें उन्हें मेरे पास भेजो। तो इस तरह के आदेश खलीफा ने दिए। आप कहोगे ये तो बहुत गलत बात है मैम, ये तो बहुत ही गलत बात है। गलत बात है लेकिन हमारे लिए, उनके लिए नहीं। क्योंकि खलीफा मतलब इट्स लाइक अ गॉड, उनके लिए भगवान की तरह था उसका आदेश, कि डायरेक्ट भगवान ने आदेश दे दिया है कि भैया जाकर ऐसा करो। अब ये जितने भी बच्चे हैं कि पहला आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, सबकी गलतफहमी दूर करूंगी। एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये आक्रमण क्यों नहीं हम पढ़ते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चे ये जो प्रथम आक्रमण हुआ था, अगर हम इसकी बात कर दें तो ये कैसा आक्रमण था? असफल आक्रमण था। असफल आक्रमण कैसे था वो भी मैं आपको बताती हूं। क्योंकि प्यारे बच्चे उबैदुल्ला एवं बर्दुल को, उबैदुल्ला एवं बर्दुल को राजा दाहिर ने हरा दिया। एवं बर्दुल को राजा दाहिर ने हराया। तो ये इसीलिए सफल आक्रमण में नहीं गिना जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं चीजों को समझते नहीं, सुनते नहीं और पहले ही क्या करने लगते हैं? पहले ही मैम ये नहीं है, मैम ये नहीं है। बेटा असफल था इसलिए इसको हम नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन असफल अगर पूछ लिया जाए कि भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था, पहला अरब आक्रमण तो 711, लेकिन पूछेगा भारत पर पहला सफल आक्रमण कब हुआ था, तब आप लिखोगे 712।
क्योंकि जब ये आक्रमण असफल हो गया, राजा दाहिर जो उस समय सिंध का शासक हुआ करता था, वो कोई कमजोर शासक नहीं था, उसने इन दोनों को हरा दिया, लेकिन अरब हार मानने वाले नहीं थे। और अरबों ने अब किसको भेजा मैम? अरब लोग अब भेजेंगे मोहम्मद बिन कासिम को। अब कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम आएगा अरब पर आक्रमण करने, और यह करेगा भारत पर सफल आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम लिखिएगा प्यारे बच्चे। सबसे पहले इससे अल हज्जाज ने भेजा। इसे भी किसने भेजा? अल हज्जाज ने। और जिस समय इसे भेजा गया था, उस समय खलीफा कौन था? खलीफा हुआ करता था बेटा जी वालिद। ठीक है, हार नहीं मानेंगे, इसे यहां पे भेज दिया कि भैया अब तुम जाओ, तुम जाकर यहां पे प्रयास करो। तो कौन आया? मोहम्मद बिन कासिम। और अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत में कैसे आया था? तो बेटा मोहम्मद बिन कासिम भारत में खैबर दर्रे से होकर आया। खैबर दर्रा मतलब खैबर पास, खैबर दर्रे से होकर आया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोहम्मद बिन कासिम से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे मैम भारत में खैबर दर्रे से होकर ये आया था। और इसने अपना जो प्रथम आक्रमण किया था, इसने सर्वप्रथम आक्रमण कहां पर किया? भारत में आकर देवल बंदरगाह पर। किस पर किया था? देवल बंदरगाह, यानी देवल पोर्ट। इसने आकर यहां पर आक्रमण किया। अब आगे सुनिए, इसने जब यहां पे लिखिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी था। प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी था। आक्रमणकारी था। और इसने कब आक्रमण किया था? 712 एडी में। कब आक्रमण किया मैम? प्रथम सफल आक्रमणकारी था, तो इसने कब आक्रमण किया था? लिखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने 20 जून 712 एडी में, मोहम्मद बिन कासिम ने 20 जून 712 एडी में राजा दाहिर को रावर के युद्ध में हराया। रावर के युद्ध में हराया। तो हुआ कि नहीं हुआ सफल आक्रमणकारी? क्योंकि उबैदुल्ला और वर्दुल तो हार गए थे। ठीक है बेटा, लिखिए यहां तक और फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हराया, और ये भी लिखना हराने के बाद इसको मार डाला। तो सफल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि भाई राजा दाहिर पहले जीता, इन दोनों को भगा दिया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के साथ नहीं जो है टिक पाया। अब देखिए, इसने राजा दाहिर को तो हरा दिया,
अब थोड़ी सी कहानी सुनिए। अब राजा दाहिर हार गया और मारा भी गया, और जब ये मारा गया तो यहाँ पे राजा दाहिर की दो बेटियां हैं, सूर्यमला और परिमला। तो खलीफा ने क्या आदेश दिए हैं? खलीफा ने आदेश दिए हैं कि आक्रमण के दौरान कोई भी सुंदर लड़की या कोई भी सुंदर स्त्री मिले तो मेरे पास भेजो। अब मोहम्मद बिन कासिम वफादार है ना, ध्यान से सुनो। मोहम्मद बिन कासिम क्या है? मैं मोहम्मद बिन कासिम जो है वो वफादार है। तो उसने यहां पर राजा दाहिर की जो बेटियां हैं सूर्यमला और परिमला को खलीफा के आदेश के अनुसार खलीफा के पास भेज दिया। अब यहां पर सूर्यमला और परिमला ही इसकी मृत्यु का कारण बनेंगी। कैसे? मैम वो दोनों वहां पे गई और चचनामा बुक में लिखा है कि उन दोनों ने जाकर खलीफा से कह दिया कि जो तुम हमारे साथ करना चाहते हो वो तो मोहम्मद बिन कासिम हमारे साथ पहले ही कर चुका है, मतलब तुम हमारा शोषण करना चाहते हो तो वो तो मोहम्मद बिन कासिम कर चुका है। खलीफा को बहुत गुस्सा आया और खलीफा ने बिना जांच पड़ताल किए मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु की सजा दे दी। यानी ये दोनों किसकी मृत्यु की कहानी बन गई? मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु की कहानी बन गई या कारण बन गई चचनामा के अनुसार। फिर जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम यहां पर मरा तो इन दोनों ने कहा खलीफा से कि हमने तो तुमसे झूठ बोला था। तो मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के बाद इन दोनों को भी खलीफा ने मरवा दिया था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मृत्यु का कारण कौन बना है। तो आप कहोगे कि आप यहां पे कहेंगे कि मैम यहां पर अब यहां पे इसको मार डाला और राजा दाहिर की कितनी है, लिखिएगा। राजा दाहिर की बेटियां, क्या क्या नाम बताया मैम? सूर्यमला और परिमला। सूर्यमला और मैम परिमला, दोनों को मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजा। खलीफा बताओ इस समय कौन है? खलीफा के पास भेजा। चचनामा के अनुसार दोनों की शिकायत पर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को आंसर किया होगा। वेरी गुड मैम, वालिद, शाबाश बेटा। मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु दंड दे दिया क्योंकि इन दोनों ने क्या किया? खलीफा से झूठ बोला था। तो इसकी मृत्यु का कारण कौन बनी? दो स्त्रियां, सूर्यमला और मैम परिमला। कौन थी? राजा दाहिर की बेटी, और उन्हें लेना था इससे बदला। आगे लिखिएगा। सिंध पर आक्रमण के समय मोहम्मद बिन कासिम का साथ बौद्धों और जाटों ने दिया था। बौद्धों और जाटों ने। क्यों दिया था? क्योंकि कहा जाता है कि जब अरबों ने इनके क्षेत्र में आक्रमण किया तो राजा दाहिर से इन लोगों ने मदद मांगी थी और राजा दाहिर ने इन्हें कोई मदद नहीं दी थी।
यही दिखाता है कि हमारे भारत में यूनिटी थी ही नहीं, और यही कारण था कि बहुत लोग आए और यहां पर आक्रमण कर करके चले गए। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत यानी कि सिंध में, क्योंकि सिंध इस समय भारत का ही हिस्सा है। भारत में कौन से क्षेत्र में? सिंध में। भारत में सिंध में जजिया कर की वसूली, पूरे भारत में नहीं, केवल सिंध में। जजिया कर क्या होता था अभी बताऊंगी। जजिया कर की वसूली मोहम्मद बिन कासिम ने की, मोहम्मद बिन कासिम ने की। अब मैम हमें यह बताओ कि जजिया कर क्या है, और ध्यान रखना केवल सिंध वाले हिस्से में, भारत में, पूरे भारत में नहीं बेटा। पूरे भारत में होता तो मैं ब्रैकेट में कभी भी सिंध नहीं लिखवाती। तो जजिया कर क्या होता है? देखो, जजिया कर का संबंध क्या था प्यारे बच्चे? तो जजिया कर का संबंध था कि यह कर उन लोगों को देना था जो कि गैर मुसलमान थे। गैर मुसलमान। अब मैम ये क्या है गैर मुसलमान? मतलब नॉन इस्लामिक, गैर मुसलमान। इसने कहा कि अगर आप मुस्लिम धर्म को अपनाओगे तो मैं आपसे ये कर नहीं लूंगा, क्योंकि खलीफा ने क्या आदेश दिया था? खलीफा ने आदेश दिया था प्यारे बच्चे कि भैया अगर तुम्हें भारत में लूट करनी है, तुम्हें भारत में जो धर्म है उसका परिवर्तन करना है, साथ साथ सुंदर लड़कियों को मेरे पास भेजना है। तो ये सारे आदेश थे। अब ये आदेश का पालन कर रहा है, तो इसने कहा कि जो गैर मुसलमान है, मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो हिंदुओं पर लगने वाला कर। अब भाई हर कोई तो टैक्स दे नहीं सकता था उस समय। कुछ लोग ऐसे थे कि टैक्स देने से अच्छा है चलो धर्मी तो है अपना लेते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को इसने क्या कहा कि भैया अगर तुम यहां पर इस्लाम धर्म को अपना लोगे तो मैं तुमसे यह टैक्स नहीं लूंगा, और अगर तुम नहीं अपनाओगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे, जो टैक्स नहीं दे सकते थे, तो उन लोगों ने क्या कर लिया? उन लोगों ने मैम उस धर्म को अपना लिया। तो किस पर? गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर। अब इसने किस किस पर यह कर नहीं लगाया था? तो ध्यान से, भाई सबको अपने खिलाफ भी नहीं कर सकता था। तो इसने कहा कि ये जो जजिया कर है ये मैं ब्राह्मणों से नहीं लूंगा, ठीक है। जजिया कर इसने किस किस पर नहीं लगाया? तो इसने कहा कि जो जजिया कर है मैं इसे एक तो ब्राह्मणों से नहीं लूंगा, ब्राह्मणों को ये नहीं देना है। फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग लोग हैं, उनको नहीं देना है। और साथ साथ जो विधवा महिला हैं, विधवा यानी कि जो विडो हैं, उनको भी नहीं देना है। मैं इन लोगों से इस कर को नहीं लूंगा। बाकी सभी लोग अगर वो मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाते हैं तो उन्हें यहां पर क्या देना होगा? उन्हें यहां पर इस कर को देना होगा। यानी ये क्या है? रिलीजन चेंज करने के लिए एक प्रेशर किस पर बनाया जा रहा है? उन लोगों पर जो मुसलमान नहीं हैं। वो मुसलमान अगर बनेंगे तो ये कर उनको नहीं देना पड़ेगा, और नहीं बनेंगे तो ये कर उनको देना पड़ेगा। और जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाएगा सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक। इंदिरा कुमार मिश्रा। बेटा पूरी कहानी, पूरी रामायण खत्म हो गई और आप कह रहे हैं कि सीता कौन था? शाबाश। इतनी देर लिखा है कि जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, यानी हिंदुओं पर लगने वाला कर, और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि मैम जजिया कर क्या है ना? तो ये बताता है कि आप कितना ध्यान क्लास में दे रहे हैं। तो शुरुआत किसने की है जजिया कर की? मैं मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन कहां पर? केवल सिंध वाले एरिया में, पूरे भारत में नहीं। जी पंडित विशाल कौशिक दी, दोनों अलग अलग बातें हैं बेटा। आपके क्वेश्चन का आंसर है अलग अलग, ठीक है। बात समझ में आ गई?
सिंधु क्या है? सिंधु अर्पित, सिंधु नहीं सिंध एक जगह है जो आज के समय पे पाकिस्तान में पड़ती है, लेकिन उस समय आप जानते हैं कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ है। जो पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर हमारा है, वो पाकिस्तान ये नहीं जानता, वो शायद ये भूल चुका है कि उसे ही भारत ने कुछ जमीन दी है कि लो भैया अपना देश बना लो, और वो कश्मीर पर अपना दावा ठोकता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब आगे लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। 713 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता। और आपको बता दूं कि यहां से इसे इतना सोना मिला कि इसने मुल्तान को क्या कहा? इसने मुल्तान को कहा सोने की नगरी, सिटी ऑफ गोल्ड। इसने कहा कि मुल्तान में इसे इतना सोना मिला कि इसने इसे कह दिया कि ये तो सोने की नगरी है, क्योंकि इनका उद्देश्य लूटपाट भी करना था। ठीक है, और लास्ट में लिखिएगा, मुल्तान इसकी अंतिम विजय थी। मुल्तान इसकी अंतिम विजय थी, क्योंकि उसके बाद तो इसको मृत्युदंड दे दिया गया था। अंतिम विजय थी किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की। फिर लिखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी सेना में हिंदुओं को भी शामिल किया। मैम क्यों? ताकि सब इसके खिलाफ ना हो जाएं। हिंदुओं को भी शामिल किया। तो ये इतना आपको जानना था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और जब कोई व्यक्ति मतलब कोई भी नए लोग कहीं पर आते हैं तो उनका एक प्रभाव पड़ता है, तो भैया भारत पर अरबों का क्या क्या प्रभाव पड़ा जब भारत यहां पर आए थे। ठीक है, तो आप लिखेंगे भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव। अरब आक्रमण के प्रभाव। भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव मतलब अरब जब यहां पर आए तो उन्होंने यहां पर क्या क्या देखा, क्या क्या छोड़ा, ये आपको यहां पे बताना है। एक बच्चा मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए। उसने क्वेश्चन पूछा है कि जो आपने बताया था देवल बंदरगाह, है ना, कि भाई उसने सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो बेटा जाहिर सी बात है कि ये सिंध में है। इस समय कहां पर था? सिंध में। तभी तो सिंध पर आक्रमणकारी, भाई देवल बंदरगाह सिंध में पड़ता है बेटा। कहां पर पड़ता है? सिंध में। लिख लीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। और कोई क्वेश्चन, और कोई लोकेशन जिसके बारे में आपको जानना हो, बताइए जल्दी से। बेटा बच्चा कह रहा है मुल्तान कहां पर है? मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है।
वर्तमान पाकिस्तान। और कोई लोकेशन बताइए, और कोई लोकेशन? अब क्वेश्चन आ रहा है कि मैम खैबर दर्रा कहां पर है? ठीक है, लिखिए खैबर दर्रा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्री है एकदम क्वेश्चन पूछने के लिए। एक मिनट, कहां लिखा है मैंने खैबर दर्रा? हाँ, यहां पे लिखा है कि भाई मोहम्मद बिन कासिम भारत में खैबर दर्रे से आया था। तो बेटा खैबर दर्रा जो पड़ता है, आप इसकी मैप में लोकेशन देखेंगे तो बेटा वो भारत अफगानिस्तान की, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर। ये लीजिए। और कोई लोकेशन? पूछिए क्वेश्चन, आप बिल्कुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? वालिद कौन है? वालिद बेटा जी खलीफा है। खलीफा जो कि मुस्लिम जगत में, खलीफा क्या था? मुस्लिम जगत में सम्मानजनक पद। मुस्लिम जगत में सम्मानजनक पद। खलीफा कोई नाम नहीं है, सम्मानजनक पद था ये। और इस पद पर जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया था तो उस समय आपका खलीफा हुआ करता था वालिद। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे मैं बता दूं, बच्चे पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों पर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये सबको अपने खिलाफ नहीं कर सकता था। कुछ लोगों से इसे सिंपैथी भी रखनी थी और तभी इसने हिंदुओं को भी अपनी सेना में शामिल किया था। जैसे अंग्रेजों ने यहां पे क्या किया था मैम? अंग्रेज जब यहां पर आए तो उन्होंने भारतीयों को भी अपनी सेना में शामिल कर लिया था। और वो जो इनकी सेना में शामिल थे प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो हुआ करते थे इनकी सेना में, वो इनके लिए वफादार थे अंग्रेजों के लिए। ठीक है, आगे देखिए। अब भारत में अरब आक्रमण के प्रभाव। चलिए, क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिए हैं, जो भी क्वेश्चंस थे। तो जब ये भारत में आए तो सबसे पहले बेटा जी हुई थी खजूर की खेती की शुरुआत। खजूर की खेती की शुरुआत हुई। ठीक है, ऊंट पालन की शुरुआत हुई। पहले हमारे यहां पर ऊंट नहीं पाले जाते थे, लेकिन जब ये आए तो ऊंट पाले जाने लगे। ऊंट पालन की शुरुआत। ये सब अरबों की ही देन है भारत में। ऊंट पालन की शुरुआत। अरबों ने सिंध में दिरहम नामक सिक्का चलाया। सिंध में दिरहम नामक सिक्का चलाया। दिरहम नामक सिक्का चलाया। ठीक है, दिरहम नामक सिक्का चलाया। अरबों ने सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर महफूजा नगर की स्थापना की। महफूजा नामक नगर की स्थापना की। महफूजा नामक नगर की स्थापना की। किसने? तो आप कहोगे मैम अरबों ने। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, आगे। मानचित्र कला का विकास। मानचित्र कला का विकास इन्हीं के आने से हुआ। इन्हीं के आने से बेटा जी हमें मानसून की जानकारी हुई कि मानसून क्या होता है। मानसून की जानकारी। और इन्हीं के आने से हमारे पास आया दशमलव सिद्धांत, डेसिमल थ्योरी।
दशमलव सिद्धांत, डेसिमल थ्योरी, ये आपके अरब आक्रमण थे और उनके प्रभाव थे। भारत पर ही आक्रमण क्यों किया? क्योंकि भारत उस समय एक संपन्न देश हुआ करता था और ये लोग भारत में लूटपाट के उद्देश्य से भी आते थे। मैंने पहले ही आपको बताया कि खलीफा का आदेश था भारत में जाकर लूटपाट करो, भारत में जाकर धर्म परिवर्तन करो, सुंदर स्त्रियों को हमारे पास भेजो। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जितने भी ये भारत से बाहर आक्रमणकारी आए हैं उन्होंने केवल लूटपाट ही नहीं किया बल्कि इन्होंने हमारे यहाँ पर मंदिरों को भी तोड़ा है। जो मैं आपको तुर्क आक्रमण जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर आके इन्होंने हमारे यहाँ महिलाओं का शोषण किया है, मंदिरों को तोड़ा है, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चा कह रहा है मानसून क्या होता है? बेटा मानसून के बारे में आपको डिटेल में तो ज्योग्राफी में पढ़ने मिलेगा, लेकिन मानसून होता है जैसे आप कहते हो कि भाई हम मानसून आने वाला है, मतलब बारिश का जो सीजन होता है। पूरा मानसून डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी वाले सर आपको बताएंगे मानसून क्या होता है, मानसून कब आता है, कहां से आता है। ठीक है, क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं? आ गई हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद तो मैम हम रिवीजन स्लाइड लेते हैं। अब देखेंगे हमने कितना आज की क्लास में सीखा। रिवीजन स्लाइड, चलो पहला बताना मुझे, भारत में सर्वप्रथम अरबों का आगमन कहां हुआ? अरबों का आगमन कहां? भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम धर्म का आगमन कहां? भारत की पहली मस्जिद कहां बनी? पहली मस्जिद का नाम बताना, पहली मस्जिद का नाम। भारत में प्रथम अरब आक्रमण कहां? प्रथम अरब आक्रमण कहां? प्रथम अरब आक्रमण कहां? भारत में प्रथम सफल अरब आक्रमण किसने किया? किसने और कब? किसने और कब? सिंध का राजा कौन था? सिंध का राजा कौन था? कासिम की भारत में अंतिम विजय, कासिम की भारत में अंतिम विजय सिंध में जजिया किसने लगाया? सिंध में जजिया कर किसने लगाया? किसने लगाया? रावण का युद्ध किस किस के बीच हुआ? किस किस के बीच हुआ? किसकी मृत्यु का कारण सूर्यमला और परिमला थी? सूर्यमला और परिमला थी। कासिम के आक्रमण के समय, कासिम के आक्रमण के समय खलीफा कौन था? खलीफा कौन था? ये आपके बेटा जी यहां पर क्वेश्चंस।
अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कोई प्रश्न आपकी पहुंच के बाहर नहीं है। कहां पर हुआ था सबसे पहले? मालाबार तट कहां पड़ता है? केरल। मुस्लिम धर्म भी सबसे पहले कहां आया था? केरल में। मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद कहां पर है? ये केरल। ये दक्षिण भारत में आपकी सबसे पहली मस्जिद है। भारत में सर्वप्रथम आक्रमण सिंध में हुआ था और यह किया गया था 711 एडी में, लेकिन यह असफल हो गया था। सफल आक्रमण 712 एडी और इसको करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। सफल आक्रमण। सिंध का राजा जिस समय आक्रमण हो रहा था दाहिर था। कासिम की भारत में अंतिम विजय में मुल्तान, जिसे इसने सोने की नगरी कहा, 713 एडी। सिंध में जजिया मैम कासिम ने लगाया था, ठीक है। और ये जजिया कर क्या था? तो मैम एक गैर मुसलमान, आपका जो गैर मुस्लिम कर था वो था, मतलब हिंदुओं पर लगने वाला कर हुआ करता था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू आमिर। आगे, रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मैम दाहिर वर्सेस कासिम। और कौन हार गया था इसमें? दाहिर हार गया था और दाहिर इसमें मारा गया था। किसकी मृत्यु का कारण सूर्यमला और परिमला थी? मैम कासिम की। और कासिम के आक्रमण के समय खलीफा कौन था? तो मैम वालिद। अब मुझे ये बताइए, कोई ऐसा बच्चा है प्यारे बच्चे कि यहां पर, और एक क्वेश्चन आपको और पूछती हूं, दिरहम नामक सिक्का किसने चलाया था? दिरहम नामक सिक्का सिंध में किसने चलाया? सिंध में किसने चलाया? तो आप मुझे बताइए किसने चलाया था? किसने चलाया था? तो मैम ये कहेंगे अरबों ने, अरबों का प्रभाव था यहां पर, अरब लोगों ने चलाया था। अभी तो आपने लिखवाया अरबों ने। और अरब भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, लेकिन भारत में इनकी एंट्री अरबों की जो है वो व्यापारियों के रूप में सबसे पहले हुई, आक्रमणकारियों के रूप में तो सिंध में यानी उत्तर भारत में हुई है, ठीक है। अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो फटाफट से मुझे क्या करेंगे आप? फटाफट से थम्स अप करेंगे। और कल मैं आपको पढ़ाऊंगी तुर्क आक्रमण, और तुर्क आक्रमण के भी यही उद्देश्य हैं। तुर्क भी मुस्लिम आक्रमणकारी हैं, लेकिन सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? अरब कंट्री से आए हुए अरब आक्रमणकारी, ठीक है बेटा। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइली करके जरूर जाइएगा। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, और आपका अगला टॉपिक है भारत पर तुर्क आक्रमण। कल हम उसे खत्म करेंगे, रिवीजन करेंगे, और फिर आप जानते हैं कि उसके बाद में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में बच्चे मैं पीडीएफ का सहारा लूंगी, आपको पहले ही बता दूं, कारण क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और उसे हम जो है आराम से पीडीएफ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें जैसे आपकी प्यारी प्यारी स्माइली इस समय पर आ रही हैं। थैंक यू।